वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केपीके बुक के क्लास 9 का फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में यानी 1.1 एक्सरसाइज में कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्वायर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर रेक्टेंगल। यानी इसके बाद अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा एक्सरसाइज से कि कौन से नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। लेकिन इससे पहले हम ये सीखेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्या चीज़, क्योंकि ये इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स सीखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, तो यह मैट्रिक्स स्क्वायर होगा या नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ऑर्डर चाहिए। अगर आपको ऑर्डर का पता हो तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो आपके पास वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है, फर्स्ट रोज सेकेंड रो और 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। इसी तरह अगर किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो तो ये हमारे पास फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। इसका जनरल फॉर्म भी मैं लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू n। जनरली m रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर ऑफ रो के लिए, n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम के लिए। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं आए तो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फिर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं अपने आप से एक एग्जांपल लेता हूं, b 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास b एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सॉरी। अब हम देखेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो हमारे पास इसमें 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। नंबर ऑफ कॉलम इसमें हमारे पास 3 है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो यहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, यानी नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो अभी इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे केपीके बुक का क्लास 9 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से नीचे दिए एग्जाम्पलों में से स्क्वायर होगा, कौन से रेक्टेंगल होगा। अभी मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके पास है 2 3 0 2 3 0 5। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। कह रहे हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर हम देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये हमारे पास सेकेंड रो हुआ, यानी नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकेंड कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 है। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। तो यहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, यानी m इज इक्वल टू n। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो a हमारे पास क्या होगा, a इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में दूसरा एग्जांपल दिया गया है, इसको मैं जरा मिटाता हूं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है 6 3 -1 1 5 2।
कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर है या रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमने क्या देखना है, ऑर्डर देखना है इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर कितने रो है, 2 रो है। यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये हमारे पास सेकंड रो हुआ, सेकंड रो। कितने कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है। यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो तो ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं ना कि बी इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड वाला पार्ट है वो मैं लिखता हूं कि वो कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये मैं मिटा रहा हूं। थर्ड पार्ट हमारे पास है सी, एक मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट है 1 0 0 0 -2 0 0 0 1। कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो वही नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। इसमें हमारे पास 3 रोज है। अगर आप देख लो ना तो इसमें हमारे पास कितने रो है, 3 रो है। फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ। कॉलम कितने हैं, कॉलम भी हमारे पास 3 है। अगर आप देख लो ना, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। यानी नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सी इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें 2-3 और क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। अभी ये तो आसान हुआ, आपको बस आसानी से अभी ये सॉल्व होते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया। बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, वो है -5। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर आप देख लो कि नंबर ऑफ रो कितना है, 1। फर्स्ट नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 है। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 है। यानी हमारे पास 1 क्रॉस 1 है। 1 क्रॉस 1 से मुराद फर्स्ट एक रो है और एक कॉलम है। नंबर ऑफ रो हमारे पास यहाँ पर बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, m = n। जब किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो B इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 5 E = -3 4। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो यहां पर जरा देखो इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 है, फर्स्ट रो। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है। यहां पर ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हुआ, ये हमारे पास सेकंड कॉलम हुआ। यानी नंबर ऑफ रो 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 2, यानी m हमारे पास बराबर नहीं है n के। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो E इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूं। अब ये जरा मिटाता हूं, ये देखो जरा, बस लिखो। सिक्स नंबर क्वेश्चन ये है, 6 नंबर, E = -1 और 7।
ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1 है फर्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ रो 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1, यानी नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। जब नंबर ऑफ रो बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के तो वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे कि आप ये शो करो कि कौन से नीचे दिए गए एग्जाम्पल में, यानी नीचे दिए गए एग्जाम्पल में आप ऑर्डर बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है, दूसरे एग्जाम्पल का ऑर्डर क्या है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन 2 लिखता हूं, ये सारा मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या है? लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है उसको लिस्ट बनाना है, ठीक है ना। 1 2 -1 3 4 2, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अभी हमने लिखना है। अगर आप देख लो कि तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को कहते हैं, ऑर्डर या साइज या डायमेंशन। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं? ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये हमारे पास सेकंड रो हुआ। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हुआ, ये हमारे पास सेकंड कॉलम हुआ, ये हमारे पास थर्ड कॉलम हुआ। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रो 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम है 3, यानी 2 क्रॉस 3, इसका मतलब नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम 3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि b बराबर है -4 के, b बराबर है -4 के। तो इस मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करेंगे। तो इसमें कितने रो है? ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हुआ। तो इस मैट्रिक्स में 1 रो है क्रॉस 1 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो बराबर 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ये भी एक तरीका है। अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो अभी मैं लिखता हूं, तो ये लिखो जरा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहे कि क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। अब ये में आपके पास एक मैट्रिक्स है C, उसमें जो नंबर्स है वो हमारे पास है 2 3 -1, 2 3 -1, 1 2 5। अब कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो वही, इसमें नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है, फर्स्ट रो हमारे पास ये है, ये हमारे पास सेकंड रो हुआ। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इसमें 3 है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है, यानी 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3। नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। अब 4 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है f
एफ एक मैट्रिक्स है, तो एफ एक मैट्रिक्स है, एफ इज इक्वल टू 2 1 3 2 4 -1। अब इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर अभी आसान हुआ, मैंने तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए इस पे। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो, ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये हमारे पास सेकंड रो हुआ, ये हमारे पास थर्ड रो हुआ। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो 3 है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2। तो नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 लिखेंगे। 5 ई एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर अभी हमने फाइंड करना है। उसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 3 और 2। इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, ये हमारे पास फर्स्ट रो। नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हुआ और ये हमारे पास सेकंड कॉलम हुआ। तो नंबर ऑफ रो 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन 2 का पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास है एक क्वेश्चन है, ये मैं इसको लिखता हूं 1 2 3 6 5 9 और 0 0 0। कह रहे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। तो इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये हमारे पास सेकंड रो हुआ और ये हमारे पास थर्ड रो हुआ। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम कितने, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 3 है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, 3/3 भी लिख सकते। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 भी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन 3 हमारे पास एक मैट्रिक्स है। कह रहे कि आपने एलिमेंट फाइंड करने, इससे पहले हम मैट्रिक्स का थोड़ा सा जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन 3 आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब मैं मैट्रिक्स का थोड़ा सा जनरल फॉर्म बनाता हूं, 4x4 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी बैठाता हूं। ये एक मैट्रिक्स है ए। अब इसमें मैं एलिमेंट्स डालता हूं A11, A12, A13, A14। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं कि ये A11 ये क्या चीज़ें हैं। दूसरा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 4x4 का एक मैट्रिक्स है। अब यहां पर जरा देखो, इस एलिमेंट को मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा होके बनाता हूं A11। A11 से मुराद ये एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। यहां पर 11 मैंने लिखा है A11। तो यहां पर फर्स्ट 1 से मुराद यानी आपको रो शो करता है, रो, फर्स्ट रो क्या शो कर रहा है, रो शो कर रहा है। यहां पर जो दूसरा नंबर है इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इस एलिमेंट के जो 1 और 1 या 1 2 जो भी हो ना, जो नंबर्स भी हो, इस नंबर्स को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं।
फर्स्ट नंबर को हम फर्स्ट सबस्क्रिप्ट कहते हैं, सेकंड नंबर को हम सेकंड सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर जो नंबर आता है वो शो करता है कॉलम को, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एलिमेंट का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है A11 जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। A12 यहाँ पर ये बनाता हूँ, A12 एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको ज़रा मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ 1 2। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट, ये आपको शो करता है रो को, सेकंड वाला सबस्क्रिप्ट शो करता है कॉलम को। तो यहां पर इस एलिमेंट का मकसद ये है कि ये एलिमेंट किस पोजीशन पे मौजूद है। यानी यहां पर A14 का मतलब ये है कि A14 एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और 4 कॉलम में मौजूद है। इसी तरह यहां पर A13 से मुराद ये है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद हो। तो इस यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, इस नंबर का मतलब है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट से मुराद ये है कि ये नंबर किस रो किस कॉलम में मौजूद है, यानी इस नंबर का ऑर्डर बता रहा है। तो अभी ये आपने सीख ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि इफ ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए एक मैट्रिक्स है, यहां पर मैं बना रहा हूं, इसके एलिमेंट अभी लिखता हूं थोड़े से दूसरे मार्कर से। 3 2 -4 -2 6 0 2 1 5 -3 4 6। तो ये नंबर मैंने आपके लिए आपके बुक से, आपके टेक्स्ट बुक से लिख लिए। कह रहे कि आप अभी इस नंबर्स की पोजीशन बताओ A12, यानी A12 पे कौन सा एलिमेंट होगा। फर्स्ट पार्ट ये है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट कि A23 पर कौन सा एलिमेंट होगा। थर्ड पार्ट ये है कि A32 पर कौन सा एलिमेंट होगा, A32 पर। फोर्थ पार्ट ये है कि A43 पर कौन सा एलिमेंट होगा, A43 पर। इसी तरह पार्ट 5 में है कि A13 पर कौन सा एलिमेंट होगा और A33 पर कौन सा एलिमेंट होगा, ये पार्ट 6 है, A33 पर। अब मैंने आपको यह बताया कि A12 से मुराद क्या है। A12 में यहां पर 1 2 सबस्क्रिप्ट है, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया। यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट नंबर है, वो शो कर रहा है नंबर ऑफ रो को, यानी रो। सेकंड एलिमेंट शो कर रहा है कॉलम को। तो इससे मुराद यह है कि A12 वो एलिमेंट होगा, वो नंबर होगा जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद हो। तो इस मैट्रिक्स में अगर आप देख लो, ये मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए में अगर आप देखो तो हमारे पास फर्स्ट रो ये आता है, सेकंड कॉलम ये आता है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 2, यानी A12 हमारे पास 2 के बराबर है। ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हो। अभी इसको मैं जरा मिटाता हूं। अब पार्ट 2 क्या है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। A23 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। तो दोबारा वही तरीका अभी हम यूज करेंगे। A23 से मुराद
A23 से मुराद यहाँ पर 2 पहले है तो 2 क्या शो कर रहा है, रो को, यानी सेकंड रो में जाओ। 3 क्या शो कर रहा है, कॉलम में, यानी थर्ड कॉलम में जाओ। यहां पर अगर आप देख लो तो अगर मैं सेकंड रो ये है, सेकंड रो में गया, थर्ड कॉलम में गया, यहां पर ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम ये है, सेकंड रो ये, थर्ड कॉलम ये, तो हमारे पास ये एलिमेंट आया ना, यानी A23 पोजीशन पे हमारे पास 0 आएगा। क्या, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट आया। तो ये हमारे पास पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। पार्ट 3 में ये कह रहा है कि A32 पर कौन सा एलिमेंट होगा, A32 पर, यहां पर 3 पहला है, 3 से मुराद थर्ड रो, 2 से मुराद सेकंड कॉलम, तो इसमें कौन सा एलिमेंट होगा। तो यहां पर इस मैट्रिक्स में ही मैं पॉइंट करता हूं, इसको जरा मिटाता हूं। तो इस मैट्रिक्स में हम थर्ड रो में जाएंगे, तो हमारे पास थर्ड रो ये है। सेकंड कॉलम में जाएंगे, सेकंड कॉलम ये है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 1, तो यहां पर A23 पोजीशन पे 1 एलिमेंट होगा। अब A43 पे कौन सा एलिमेंट होगा, ये हमारे पास पार्ट 4 है। A43 पर कौन सा एलिमेंट होगा, A43 पर, A43 पे जरा देखो, A43 ये A है। अब अगर आप देखो तो यहां पर 4 पहला है, इससे मुराद ये है कि 4 रो में थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा। तो अगर मैं 4 रो ये है ना, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, लास्ट वाला फोर्थ रो है, थर्ड कॉलम कौन सा, ये है, तो इसमें जो 6 जो लास्ट वाला एलिमेंट है, यानी फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास है 6, यानी A43 हमारे पास 6 के बराबर है। क्यों, क्योंकि हम 4 रो में गए, थर्ड कॉलम में गए, तो हमारे पास जो एलिमेंट आया वो है 6। इसको जरा मैं मिटाता हूं अभी। तो ये हमारे पास A43 की वैल्यू आ गई, यानी A43 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स A में वो आ गई। अब ये लाइनें ज़रा मैं मिटाता हूँ। हाँ, अब हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट 5। पार्ट 5 में ये पूछ रहा है कि आप हमें बताओ कि A13 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा। A13 में यहाँ से मुराद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये रो शो कर रहा है, ये कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कितना, तो हमारे पास फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 4, यानी -4। कह रहे हैं कि A13 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। A13 से मुराद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जब हम फर्स्ट रो में गए, थर्ड कॉलम में गए, तो हमारे पास जो एलिमेंट आया वो है -4, तो यहां पर A13 पोजीशन पे -4 एलिमेंट है। अब लास्ट वाला यानी 6 वाला पार्ट करेंगे, बस ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। सिक्स पार्ट में ये कह रहा है, 6 पार्ट में, कि आपके पास एक एलिमेंट है A33 पोजीशन पे, A33 पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में यानी ए मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट होगा। अगर हम रो देखें तो थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो हमारे पास जो एलिमेंट आया वो है 5, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन 3 भी ख़त्म हुआ। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसके बाद।
क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। क्वेश्चन 4 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होंगे। उसके लिए मैंने 3 रूल्स आपको लिखवाए थे। सबसे पहले 2 मैट्रिक्स होंगे, उसके ऑर्डर सेम होंगे, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स होंगे सेम होंगे। तो ये 3 रूल्स है। जिस 2 मैट्रिक्स में भी अगर ये 3 रूल सेटिस्फाई हो गए तो वो 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे, वरना नहीं होंगे। यहां पर मैं आपके पास वो मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं इस एक्सरसाइज में। कह रहे कि पहला मैट्रिक्स है ए, उसमें जो एलिमेंट है वो है 2 5 1 3। बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो है 2 5 4 3। सी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो है 1 + 1 यानी 2, 3 + 2 यानी 5, 4 3 + 1 यानी 4। सॉरी ये 2 + 1 है, 2 + 1 यानी 3। अब जो डी मैट्रिक्स है वो है 2 1 3 4 + 1। तो आपके पास ये 4 मैट्रिक्स है। कह रहे कि आप शो करो कि इन चारों मैट्रिक्स में से कौन से दो मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है ना, यानी इक्वल मैट्रिक्स तो 2 होने चाहिए। अब सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को देते हैं। फर्स्ट रूल दोनों 2 मैट्रिक्स है। सेकंड रूल क्या है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर यानी ऑर्डर सेम है या नहीं। नंबर ऑफ रो इसका क्या है 2 × 2 यानी 2 रो है 2 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, 2 रो और 2 कॉलम है। अब करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट देंगे, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट देखेंगे। यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहां पर भी 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहां पर 5 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहां पर भी 5 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में यहां पर 1 है और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में यहां पर क्या है 4 है। तो यहां पर करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट तो सेम नहीं आई, तो लिहाजा ये 2 मैट्रिक्स क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे। तो ए और बी हमारे पास इक्वल नहीं है। अब ए को सी के साथ देखते हैं। ए और सी ये 2 मैट्रिक्स से पहला रूल सेटिस्फाई हुआ। सेकेंड रूल ए का तो ऑर्डर हमने लिखा है वो है 2 × 2। सी का ऑर्डर हमारे पास 2 × 2 इसका भी है, 2 रो और 2 कॉलम इसमें भी है। अब करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट देखेंगे कि इसके करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट सेम है या नहीं। तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के लिए हम देखते हैं यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहां पर भी 1 + 1 यानी 2 है, 1 + 1 हमारे पास 2 के बराबर है। यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है, यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 + 2 यानी ये भी 5 है, 3 + 2 5 के बराबर है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, यहां पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 है। तो यहां पर यानी ए सी के भी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये 2 मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है। अब हम ए और डी को देखते हैं। ए और डी को ए और डी हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस है। सेकंड रूल क्या है, इन दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं, तो इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। थर्ड रूल हम देखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट सेम है या नहीं। तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन को अगर आप देख लो तो यहां पर भी 2 × 2 है, नहीं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है, यहां पर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 4 + 1 यानी 5 है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मैट्रिक्स ए में 1 है, मैट्रिक्स डी में भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 1 है। मैट्रिक्स ए में ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, यहां पर भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 है ए डी में। अब मैट्रिक्स ए में
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 है, तो मैट्रिक्स डी में भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 है, तो तीनों रूल सेटिस्फाई हो गए। तो हम कह सकते हैं ना कि मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स डी के। और इसी तरह बी सी देखते हैं ज़रा, बी सी को देखो, दोनों मैट्रिक्स से दोनों कोई ऑर्डर भी सेम, इससे पहले बताया। अब करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट देखेंगे, डिफिनेटली ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 यानी 2 है, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है, और यहाँ पर भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 3 + 2 यानी 5 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 4, यहाँ पर भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3, और दूसरे में भी सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3। तो हम लिख सकते हैं ना कि बी हमारे पास बराबर होगा मैट्रिक्स सी के। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हो गए, यानी ए बराबर है डी के, सी बराबर है बी के। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन 5 है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, कह रहे कि इस ए में एक एलिमेंट है जो वेरिएबल है, वेरिएबल से मुराद उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। समझ गए ना, दो मैट्रिक्स से, अभी ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये इसको मिटा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 5 कह रहे कि लेट, क्वेश्चन 5 यहां मैं लिख रहा हूं, लेट ए हमारे पास बराबर है एक मैट्रिक्स है, उसमें जो एलिमेंट है आपके बुक से अभी मैं लिखता हूं 2 - 3 u o, 2 - 3 u o है, ये 0 है, 2 - 3 u और 0। अब दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है बी मैट्रिक्स आपके बुक में, इसमें जो एलिमेंट है v - 3 5 w, कह रहे कि आप फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ u v w। इसके बाद आपके पास ये भी गिवन है कि ए जो मैट्रिक्स है वो बराबर है बी मैट्रिक्स के, यानी मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी के। आपने ये तीन वैल्यू फाइंड कर ली, तो आपके पास ये तो पहले से गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। जब दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे तो आपके पास उसके ऑर्डर भी सेम होंगे, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट भी सेम होंगे। तो यहाँ पर ज़रा देखो, हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, यानी 2 - 3 u 0 बराबर है v - 3 5 w। तो दो मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि बराबर है। जब दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 1 × 1 में v है, और यहाँ पर सेकेंड इस मैट्रिक्स में 1 × 1 में 2 है, और दो मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि v बराबर है 2 के। इसी तरह u को जरा देखो, 2 × 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट u है इस मैट्रिक्स में, दूसरे मैट्रिक्स में भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 5, और ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और इक्वल मैट्रिक्स की ये खासियत होती है कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला देखो, यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 2 × 2 पोजीशन पे 0 एलिमेंट है, और ये बराबर होगी दूसरे मैट्रिक्स की 2 × 2 पोजीशन वाले एलिमेंट के। तो यहाँ पर 2 × 2 पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो है w, यानी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट बराबर होंगे दो इक्वल मैट्रिक्स के। तो ये आपके पास u v w की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू 5 है, और w की वैल्यू 0 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि आपके पास दो इक्वल मैट्रिक्स है
और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 वाले की तरह वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, दो इक्वल मैट्रिक्स। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है x+3 है, दूसरा एलिमेंट है z+4, फिर है 2y-7, फिर है -6 a-1 0 0 -2i और b-3। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में भी हमारे पास है 0 6 3y-2 -3 -6 2c+2 और 2b+4 -2i और 0। तो कह रहे कि आपके पास ये दो इक्वल मैट्रिक्स है, आप फाइंड करो a b c x y z, इसकी वैल्यू आप फाइंड करो। ये हमारे पास i नहीं है, ये 21 है, 21। तो a b c x y z इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर है, जब दो मैट्रिक्स बराबर हो तो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो भी बराबर होंगे। यानी इस मैट्रिक्स का a11 पोजीशन ये है ना, तो इसकी जो एलिमेंट होगी इस दूसरे मैट्रिक्स के a11 पोजीशन की बराबर होगी। तो यहाँ पर a11 पोजीशन पर है x+3, इस दूसरे मैट्रिक्स में a11 पोजीशन पे है 0, एलिमेंट 0 है, यानी जो एलिमेंट है वो 0 है। तो ये दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। जब दोनों बराबर हुए तो 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो बोथ साइड आप क्या करो, 3 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगी -3x = अब ये सेकेंड एलिमेंट को ज़रा देखो, z+4, यानी a1 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो पहले मैट्रिक्स के बराबर होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के मैट्रिक्स के एलिमेंट के। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना कि z+4 बराबर होगा 6 के, क्योंकि ये 1x2 एलिमेंट है और ये भी 1x2 एलिमेंट है, दो इक्वल मैट्रिक्स के। अब जब ये दोनों बराबर हुए तो 4 को बोथ साइड माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, z बराबर हो जाएगी 6 - 4 के। अब z बराबर जब हो जाएगी 6 - 4 के तो z 2 के बराबर आ जाएगी, यानी 4 यहाँ पर प्लस हो रहा है उस साइड पे माइनस हो जाएगी। तो z और x की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे y की वैल्यू क्या है। दोनों मैट्रिक्स दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट भी बराबर होगा। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में a13 पर जो एलिमेंट है वो ये है, सेकेंड मैट्रिक्स में भी a13 पर जो एलिमेंट है वो ये है। अब आपने अलजबरा पढ़ा होगा, अलजबरा को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है वो एक साइड पे करो, कांस्टेंट वाले टर्म दूसरे साइड पे करो। तो यहाँ पर 2y और यहाँ पर 3y, तो 2y को मैं उस तरफ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर +2 है, सॉरी -2 है, तो -2 को इस साइड पे मैं शिफ्ट करता हूँ। तो -7 को मैंने अपनी जगह पर लिखा, -2 यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे जब प्लस करोगे तो ये +2 हो जाएगा। 3y को अपनी जगह पर लिखा, 2y को इस साइड पे ले आने के लिए ये -3y हो जाएगी। तो -7 + 2 से हमारे पास आ जाएगी -5 और 3y - 2y से हो जाएगी y। अब ये आ गई। अब हम पढ़ेंगे a को फाइंड करने के लिए x y z हमारे पास आ गई, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ नीचे वाले को। अब हम फाइंड करेंगे a b c। तो a b c को फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखो 2x2 मैट्रिक्स को, एलिमेंट को, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है a-1 इस मैट्रिक्स में। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो यहाँ पर है -3। दोनों को बराबर इसलिए लिया क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है और करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट सारे बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो -1 है वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो -3 अपनी जगह पर, ये +1 हो जाएगी। यहाँ पर माइनस हो रहा है तो साइड पे प्लस,
तो -3 + 1 से -2 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू भी आ गई। अब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, या सबसे पहले चलो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस मैट्रिक्स में 2 × 3 मैट्रिक्स एलिमेंट को देखो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में वो है 0। दूसरे मैट्रिक्स में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 2c + 2। अब ये 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो साइड पे जाकर -2 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 2c। 2 को बोथ साइड डिवाइड कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, या इस तरह लिखो -1 यहाँ से आ गया, यहाँ पर c रह गया, यानी c की वैल्यू -1 आ गई वही। अब हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू और ये क्वेश्चन भी बस ख़त्म हो जाएगा। तो ये लिखो ज़रा, ये मिटा रहा हूँ अभी मैं। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे b-3। ये हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो 2b + 4 है। तो दोनों को बराबर कर लिया, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे इक्वल मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम होते हैं। तो वेरिएबल को एक साइड पे, कांस्टेंट को दूसरे साइड पे, तो -3 को अपनी जगह पर, 4 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी, -4 बन जाएगी। 2 को अपनी जगह पर लिखो, b यहाँ पर प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी, तो -4 -3 से आ जाएगी -7, 2b और -b से आ जाएगी b, यानी b आपके पास -7 के बराबर है। तो हमने a b c x y z तीनों की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड ए बी सी। आपके पास एक मैट्रिक्स है, इससे अभी इक्वेशन बनेगी a + b, दूसरा मैट्रिक्स है b + 2c, तीसरा मैट्रिक्स है 2c + d, 4 वाला मैट्रिक्स है 2a - d। कह रहे कि आप इसको बराबर ले लो, -1 4 8 0। तो ये दो मैट्रिक्स हमने बराबर ले ली। अब सबसे पहले इसका ज़रा इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। दो इक्वल मैट्रिक्स एक करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे क्या होगी, एलिमेंट बराबर होगी। तो यहाँ पर अभी मैं ज़रा लिख रहा हूँ इन दोनों की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है। यहाँ पर A11 पे जो एलिमेंट है सोल्यूशन, ये हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। A11 पोजीशन पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो a + b। दूसरे मैट्रिक्स में A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है -1। तो दोनों को बराबर ले, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। यहाँ पर A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है b + 2c। दूसरे मैट्रिक्स में A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है 4। इसको आप इक्वेशन 2 ले लो। अब इसी तरह ये बाकी दो एलिमेंट्स भी इस तरह लिखो, 2c + d और ये बराबर होगी 8, क्योंकि ये हमारे पास करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स है। 2a - d ये बराबर है 0 के, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स है। तो इसको भी इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन दे दो। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह करते हैं, यहाँ पर ज़रा देखो इसमें क्या हुआ है। हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को प्लस किया। पहले हमने इक्वेशन 1 लिख लिया, a + b = -1। फिर इक्वेशन 2 लिखा, b + 2c = 4। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो 2c को हमने आगे कर दिया, b को नीचे कर दिया। तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, जब ये हमने माइनस किया तो 2c प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, b भी माइनस हो जाएगा और 4 भी माइनस हो जाएगा। तो +b - b क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा a - 2c = -5। फिर हमने इस तरह किया कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डायरेक्ट प्लस किया। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 लिखा, इक्वेशन 3 हमने लिखा। फिर इक्वेशन 5 यहाँ पर, यानी इक्वेशन 3 और 5 को प्लस किया। इक्वेशन 3 यहाँ पर लिखा, इक्वेशन 5 यहाँ पर लिखा।
तो यहाँ पर 2c है ऊपर, नीचे -2 है, सी है कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगी a प्लस डी जब आपके पास आ जाएगी। अब अगर आप इक्वेशन 4 को देखो है 2a माइनस डी, तो ऊपर प्लस डी है नीचे माइनस डी है, तो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 को हम प्लस कर सकते हैं। जब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 प्लस हो जाए तो आपके पास आ जाएगी 3a इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 3 से क्या आ जाएगी 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 से क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। तो आपके पास a की जो वैल्यू आ गई वो है 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे बी सी और डी की वैल्यू। तो अब ये आसान हो गया, इसको मैं ज़रा मिटाता हूं। अब हम फाइंड करेंगे बी सी डी की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई। अब अगर ए की वैल्यू आप पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 है ना। a की जगह आप 1 पुट करो प्लस b अपनी जगह पर लिखो, ये आपके पास आ जाएगी -1। a यहाँ पर प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी, तो b की जो वैल्यू आएगी 1 -1, यानी -1 और -1 आ गई, तो ये आपके पास -2 की बराबर हो जाएगी। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -2। अब c की वैल्यू क्या आएगी, या d की वैल्यू भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। c की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो a की जगह यहाँ पर इक्वेशन 5 में a की वैल्यू पुट करो। तो चलो हम d की वैल्यू फाइंड करते, इसको ज़रा मैं मिटाता हूं अभी। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 हमारे पास है 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 1, तो a की जगह आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से 2 आएगा, माइनस डी इज इक्वल टू 0। डी यहाँ पर माइनस हो रहा है तो साइड पे प्लस हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो यहाँ पर d की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब c की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। तो d की वैल्यू आप पुट करो इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन 4 है 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर d की जगह a की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू आप पुट करो इक्वेशन 3 में, d की वैल्यू पुट करो इक्वेशन 3 में। तो 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 3 है। 2c को अपनी जगह पर, d की वैल्यू 2 है, 2 जब प्लस करो यानी 2 पुट करो, आपके पास x के बराबर आ जाएगी। अब ये 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी 8 माइनस 2। c बराबर आ जाएगी 6 की। c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, यानी 2 को बोथ साइड आप डिवाइड करो, c की वैल्यू आ गई 3, तो ये कैंसिल हो जाएगी, 6 डिवाइड बाई 2 से 3 आ जाएगी। c की वैल्यू आपके पास आ गई 3, तो ये आपके पास आ गई a b c d की वैल्यू। तो आपके पास इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आपके पास चैप्टर 9 का मैथ्स का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो अपना ख्याल रखो और इस चैनल का भी। थैंक यू।